नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यह सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के प्रश्नों को डिस्कस किया था एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, तथा भाग दो में आज हम फिर से अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के बन सकते हैं। ये सभी जो प्रश्न आपके हैं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। इसकी जो प्लेलिस्ट है बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी जीएस के वीडियो मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के सभी वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनमें से एक आपका एसबीआई हो जाएगा प्लस 11 अन्य हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एसबीआई को लेकर टोटल 12 जो है हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, 1 + 11, एक इसमें से आपका एसबीआई है। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस आपका कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, 1 जुलाई को। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी दिवस जो है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी जो है पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे कौन थे? अरुण जेटली थे जब यह जीएसटी लागू हुआ। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अरुण जेटली जो थे उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे जब जीएसटी लागू हुआ था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। संशोधन अधिनियम कौन था? यह कौन सा है जीएसटी का? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है जीएसटी का। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तथा जीएसटी परिषद से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जीएसटी परिषद से जुड़ा हुआ आर्टिकल आपका है 279A। आप याद रखिएगा, 279A जो आर्टिकल है यह जीएसटी परिषद से जुड़ा हुआ है। तथा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारे होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तथा जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। किस प्रकार का? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है जीएसटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 2016 में बैंकों को केवाईसी नो योर कस्टमर लाने का सुझाव दिया था? किस समिति के द्वारा बैंकों को नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी लाने का सुझाव दिया गया था? तो किस समिति ने जो है बैंकों को 2016 में नो योर कस्टमर, अपने ग्राहकों को जानो यानी कि केवाईसी लाने का सुझाव दिया था? तो आप याद रखिएगा, नचिकेत मोर समिति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नचिकेत मोर समिति ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1875 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। 1875 में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी गई थी। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। आप याद रखिएगा, एशिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वह था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में करी गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आप याद रखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? तो इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो संपत्ति कर होता है, ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति कर जो है एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, संपत्ति कर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष कर में आपका आयकर आता है, कारपोरेट टैक्स आता है, संपत्ति कर आता है, भाग कर आता है, उपहार कर आता है। ये सभी आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो इनकम टैक्स आपका किस प्रकार का टैक्स है? तो इनकम टैक्स आपका प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं जो जीएसटी है
जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो यह आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है आपका जीएसटी। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? किस देश ने जो है वस्तु एवं सेवा कर को सबसे पहले लागू किया था? तो आप याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर को सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस ने। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता कब ग्रहण की? भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की जो सदस्यता है वह कब ग्रहण की थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995 को, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को जो है भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मेंबरशिप ली थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम बार अनुमान लगाया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है किसे माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण यानी कि लिबराइजेशन का जो आपका अग्रदूत है यह किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है हम किसे मानते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 1991 में नई आर्थिक नीति प्रस्तुत की गई थी तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसी के द्वारा जो LPG रिफॉर्म्स थे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, भारत में लाए गए थे। LPG का मतलब हो जाएगा लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, P से मतलब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा यानी कि निजीकरण, और G से मतलब आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विकरण हो जाएगा। तो ये जो नई आर्थिक नीति थी यह प्रस्तुत करी गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो कि उस समय वित्त मंत्री हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी PV नरसिम्हा राव की, उस समय गवर्नमेंट हुआ करती थी। PV नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, RBI का मुख्यालय, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो RBI है हमारा जो केंद्रीय बैंक RBI है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय आपको बताना है। RBI से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का यह क्या है? केंद्रीय बैंक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। आप याद रखिएगा, मुंबई में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं RBI की स्थापना करी गई थी RBI एक्ट 1934 के तहत, तथा वर्ष क्या था? तो 1 अप्रैल 1935। RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना करी गई थी। तथा RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा RBI की जब स्थापना हुई थी तो उस समय RBI के प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप याद रखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ। आप याद रखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो था यह पहला गवर्नर था उस समय जब RBI की स्थापना करी गई थी। तथा राष्ट्रीयकरण के बाद यानी कि 1949 में जब RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उस समय प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बनते हैं आपके RBI के? तो प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं CD देशमुख। CD देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं राष्ट्रीयकरण के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में की गई थी। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक आपके कौन कौन से थे? एक था बंगाल का बैंक हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, और इसके बाद एक कौन था? एक आपका बॉम्बे। तो ये इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तथा आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और
एसबीआई की स्थापना करी गई, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी 1 जुलाई 1955 को, तथा इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी। उस समिति का नाम था गोरेवाला समिति। तो गोरेवाला समिति के रिकमेंडेशन पर ही, सिफारिश पर ही 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में हम जानते हैं? तो आप याद रखिएगा वी कृष्णमूर्ति को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वी कृष्णमूर्ति को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? इसमें से कौन सा कर है जो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है? तो राज्य सरकार के द्वारा इसमें से कौन सा कर वसूला जाता है? तो आप याद रखिएगा शराब पर आबकारी शुल्क, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शराब पर जो आबकारी शुल्क है यह वसूला जाता है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी मेंशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शराब पर जो आबकारी शुल्क है यह राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, जबकि पूंजीगत अभिलाभ हो गया, पूंजीगत अभिलाभ पर सीमा शुल्क तथा निगम कर जो है केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यानी कि बाकी के जो 3 आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, पूंजी अभिलाभ कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, इसके अलावा निगम कर हो गया, ये सभी जो है केंद्र सरकार वसूलती है, लेकिन शराब पर जो आबकारी शुल्क है यह राज्य सरकार वसूलती है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित इसमें से कौन सी समिति हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नरसिम्हन समिति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से रिलेटेड आपकी है नरसिम्हन समिति। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डायरेक्टली इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आती है, जो हमारे मौद्रिक नीति आती है, यह किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाई और लागू की जाती है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है? आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन जो है किसका विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है किसका सब्जेक्ट है, किसका विषय है? तो आप याद रखिएगा समवर्ती सूची का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट का। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसी कारण से मैं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जा रही है कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आप याद रखिएगा पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है, महालनोबिस। तो इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी आपकी सेकेंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1956 से 61, 1956 से 61 तक आपकी चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो है भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। आप याद रखिएगा भारी उद्योगों और खनिजों को जो प्राथमिकता थी वह सेकेंड 5 ईयर प्लान में दी गई थी। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की जो स्थापना है वह करी गई थी। एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। सेन वैट किससे संबंधित है? सेन वैट जो है किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो सेन वैट है या किससे संबंधित है? तो आपका यह एक प्रकार का उत्पाद शुल्क है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पाद शुल्क होता है आपका सेन वैट, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और सेन वैट का पूरा नाम होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि एक प्रकार का उत्पाद शुल्क है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
भारत में सेवा कर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स की जो शुरुआत थी भारत में, यह कब से की गई है? तो सेवा कर की शुरुआत 1994-95 के दौरान की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, या किस वर्ष के लिए बनाई गई थी? तो आप याद रखिएगा, अनवरत योजना को हम द्वितीय योजना अवकाश भी कहते हैं। अनवरत योजना को जो है द्वितीय योजना अवकाश भी कहा जाता है। और यह जो आपका जो अनवरत प्लान था, यह 1978 से लेके 1980 के मध्य बनाया गया था, के लिए बनाया गया था। आप इसे याद रखिएगा। यह क्यों बनाया गया था? तो इससे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं चली आ रही थी, वे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा रन की जा रही थी, चलाई जा रही थी, यानी कि कांग्रेस के सरकार के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी। परंतु बीच में चुनाव होते हैं, 78 में चुनाव होते हैं, और 78 का चुनाव जो है आपकी कांग्रेस की सरकार हार जाती है, और कांग्रेस की सरकार के हारने के बाद नई पार्टी की सरकार बनती है, और उस पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। तो जनता पार्टी जैसे सत्ता में आती है, उसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को बीच में रोक दिया जाता है, और इनके द्वारा जो है अनवरत योजना की शुरुआत जो है की जाती है। तथा यह जो अनवरत योजना थी, यह 1978 से लेकर 80 के मध्य के लिए शुरू की गई थी, परंतु बीच में फिर से चुनाव होते हैं, और 1980 में जो है पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, जिसके द्वारा इसको समाप्त करके दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना की दोबारा से शुरुआत कर दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1978 से 80 के दौरान। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है, आंसर में मिसप्रिंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1978 से 80, 1978 से 80 के लिए जो है आपकी अवधि के लिए आपके अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाया गया था। मैंने इसके बारे में आपको सारी डिटेल बता दी है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी 2014 में। आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है यह 2014 में करी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2014, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश का मतलब क्या होता है? विनिवेश को हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, उनका जो शेयर है वह प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाता है, इसमें यही होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, निजीकरण से यह संबंधित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका लेखा वर्ष क्या होता है? तो जुलाई से जून होता है। आप इसे याद रखिएगा, जुलाई से जून जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून तक का यह लेखा वर्ष होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सीडी देशमुख। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? जो करेंसी नोट है यह किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपके जो करेंसी नोट है यह आरबीआई जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, 1 रुपए के नोट पर जो है किसके सिग्नेचर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आप याद रखिएगा, भारत वित्त सचिव का, भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनका जो है हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के वित्त सचिव का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ अन्य प्रश्नों को इकोनॉमी के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।